नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज हमारे मुल्क के बारे में बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 2019 के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, पार्लिमानी इंतखाबात का, और इंतखाबात के दौर में फ़ेक न्यूज़ की इशाअत में इजाफ़ा होना लाजमी है। और बिलखुसूस जब बीजेपी पार्टी और उसके आईटी सेल जब मीडिया में फ़ेक न्यूज़ फैलाती है तो फिर वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। मैं इसी तरह की बीजेपी की जानिब से फैलाई जा रही कुछ फ़ेक न्यूज़ की हकीकत लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि आजकल चौकीदार का पैटर्न चल रहा है सोशल मीडिया में कि हर एक आदमी अपने आप को चौकीदार कहने के लिए उतावला होता जा रहा है। उसका भी ऑपरेशन करूँगा। और साथ ही मैं आप लोगों से कह दूं कि बहुत सारे लोग ये पैगामात भेज रहे हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए से उन तक हमारी लिंक्स नहीं पहुंच रही हैं। हम इसके लिए आपसे माफ़ी के खास्तगार हैं। 2 नए नंबरों का ऐलान किया था, लेकिन उसमें इतने ग्रुप्स लोग जुड़ गए कि हज़ारों की तादाद में हो गए। और हम लोगों ने जब न्यूज़ डाल दिया तो जो है फिर कंपनी को उसका मैसेज चला गया और उसका ब्लॉक किया। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के ख़त्म होने तक ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, इसलिए कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा निगरानी चल रही है। और व्हाट्सएप कंपनी भी बल्क मैसेजेस भेजने पर या फिर उन लोगों के नंबर जो सेव नहीं हैं उनको भेजने पर मुतालिका नंबर को ब्लॉक कर रहे हैं। उसका तरीक़ा सिर्फ एक ही है, आसान तरीक़ा आप लोगों तक पहुँचने के लिए। हमारी वीडियोज़ आप जब सब्सक्राइब कर लें तो उसके बगल में देखेंगे नीचे की जानिब एक तो सब्सक्राइब का बटन है यूट्यूब में, दूसरा बटन है बेल आइकॉन का। आप जब सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाएं, तो फिर हमारी जितने भी वीडियो शाये होंगी वो आपकी स्क्रीन पर फौरी उसके अलर्ट्स पहुंच जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा भी हम लोग इंशाल्लाह अपना ही पर्सनल अलग से जो है यूट्यूब जैसा एक चैनल, एक पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए ज़राए और वसाइल पैदा करें, इसलिए कि सर्वर से कनेक्टेड होता है और बहुत ज़्यादा ही इसके जो है अखराजात आते हैं। बहरकैफ आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले में ताज़ा अपडेट्स आप लोगों ने पूछा था। 3-4 खबरें नहीं आई हुई हैं, लेकिन आज रात में डेली वीडियो न्यूज़ में मैं उन खबरों को लूँगा कि ताज़ा अपडेट्स न्यूजीलैंड से क्या है। बहरकैफ अब चलिए चलते हैं आज के प्राइम टाइम की जानिब। नाज़रीन, आप जानते हैं 26 फरवरी को बालाकोट में मुबैना तौर पर की गई एयर स्ट्राइक में मोदी हुकूमत ने दावे किए थे कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने अपनी एयर स्ट्राइक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दहशतगर्दों को हिलाक किया था। जब मीडिया के एक हिस्से और अपोजिशन लीडर ने हुकूमत से इसका सबूत मांगा तो हुकूमत के वजीरों ने इन लोगों को मुल्क मुखालिफ और गद्दार कहा। मुल्क को सबूत पेश करने में नाकाम रही हुकूमत सिर्फ बातों को इधर उधर करने में मशगूल रही और कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई। लेकिन 13 मार्च को वो हुआ जिसका हुकूमत को भी एहसास नहीं था। ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया जिसके ताल्लुक से दावा किया गया कि ये वीडियो पाकिस्तान का है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसको सामने भी दिखाया जाएगा, जिसमें कुछ लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इनके तकरीबन 200 अफराद को हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने मार डाला है। सेंगे हेच शेरिंग नामी ट्विटर हैंडल से सबसे पहले ये वीडियो शेयर किया गया था। शेरिंग अमेरिका में मुकीम एक एक्टिविस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये वीडियो आम किया। शर्म की बात तो यह है कि इस झूठे वीडियो को असास बनाकर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद हुकूमत की पीठ थपथपा रहे हैं और मीडिया के जिस तबके ने इस झूठी वीडियो को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया और मुल्क को गुमराह किया उस तबके के कसीदे पढ़ रहे हैं। वीडियो में 13 मिनट के बाद देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। यही हाल दूसरे वजीर गिरिराज सिंह का भी है। इंतखाबात के दौर में फेक न्यूज़ की इशाअत में इजाफा होना सोशल मीडिया का फितरी तकाजा है और उसकी दलील इस रिपोर्ट में मौजूद है जो ये बताती है कि किस तरह सियासी पार्टियां फेक न्यूज़ की इशाअत में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह का अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हम ये वीडियो आपको बता देंगे। इसीलिए हम आए हैं। हम सबका ईमान है कि जो हुकूमत वक्त के साथ खड़े होकर जिहाद करता है, लड़ाई करता है, वो जिहाद है। कुछ नहीं करके कुछ भी नहीं। क्या क्या वो
नहीं, ये रुतबा, क्योंकि रुतबा कुछ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। आपको ये बताया कल 200 बंदा ऊपर गया था, इसका नसीब में लिखा हुआ था शहादत, हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ था। हम रोजाना चढ़ते हैं, जाता है आता है। तो ये अल्लाह के खास बंदों, जिस पे उसका करम होता है, जिस पे उसकी खास नजर करम होती है, उसको वो नसीब होता है। हर किसी को ये परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ, ठीक। परेशान नहीं होना। हमारा वालिद मरा नहीं है, ठीक है, जिंदा है, शहीद को मरा हुआ नहीं बोलते, ठीक है। कोई चीज होती है, ठीक है, आपने बेफिक्र होकर हमें बता दें, ठीक है, इसका कफालत का जो है ना जिम्मेदारी है, ठीक है, आप तो नहीं हैं, बड़े हैं, ठीक है, हम भी आपके साथ खड़े, ठीक है, और जो ले जाने वाला है वही भी है, वही इनको हम सब बड़े, हम सब बड़ी जन भी होता है, हम लोग नहीं सकते, बस अल्लाह ने उसको देखे ना कि जो रुतबा नाज़रीन, इसी तरह सोशल मीडिया में एक और प्रोपेगेंडा गुज़िश्ता हफ्ते नजर आया, जिसमें एक हिजाब पोश खातून अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए है, जिस पर लिखा है, मोदी को अपना घर भरना होता तो वो 13 साल गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहकर भर लेता, उसे कुर्सी से नहीं सिर्फ अपने देश से प्रेम है। ये तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हुई और हिजाब पोश मुस्लिम खातून के हाथ में प्ले कार्ड से पैगाम देने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तानी मुसलमान भी मोदी की सच्चाई और हुब्बुल वतनी को समझते हैं। इस तरह की तस्वीरों की हकीकत जान लेना कोई बड़ा काम नहीं है। एक आम शहरी जब इस तस्वीर को गूगल इमेजेस में रिवर्स सर्च करेगा तो उसको असल तस्वीर मिल जाएगी। आपको मालूम हो जाएगा कि असल तस्वीर में खातून के प्ले कार्ड पर अंग्रेजी में लिखा है, जो व्हाइट जो लिखा हुआ है मेरे आप दाएं जानिब दे सकते हैं, बाएं जानिब जो ग्रीन बोर्ड है वो फेक है और जो दाएं जानिब है वो व्हाइट में जो लिखा हुआ है वो असल में प्ले कार्ड थामी हुई थी। ये बुर्कापोश खातून, हिजाब जो पहनी हुई खातून है। कार्ड पर अंग्रेजी में लिखा है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं अरब नहीं हूं। ये तस्वीर UMW मिशन का हिस्सा थी, जिसको गालिबन बीजेपी के IT सेल ने तब्दील कर दिया, बल्कि इसको एडिट करके इस तरह आम कर दिया। आम इंतखाबात की वजह से मुल्क भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जा चुका है, जिसके तहत सियासी लीडरों और सियासी पार्टियों को ऐसे तमाम इक़दामात से बचना जरूरी होता है जिनसे इस बात का अंदेशा हो कि उनके इस फेल से वोटर की राय में गैर मुनासिब तब्दीली आएगी। ये कोड इलेक्शन कमीशन जारी करता है, जिसमें तमाम हिदायतें वाज़ेह तौर पर लिखी होती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसी तरह का एक और दस्तावेज वायरल हुआ, जो ऐसा मालूम होता था कि किसी सरकारी महकमे से जारी किया गया है। यह दस्तावेज एक खत की शक्ल में था, जिसे क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किया गया था। इस खत में हिदायत दी गई थी कि आम शहरी इस बात का ख्याल रखें कि मुल्क में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, लिहाजा सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी बात ना लिखें जिससे मुल्क में बदउनवानी का माहौल पैदा हो और अमन खत्म हो जाए। हालांकि ये खत नेक मकसद के साथ लिखा गया था, लेकिन यह खत कहां से जारी हुआ इसकी तफ्तीश करना भी लाजमी है। सोशल मीडिया हाउस स्लेर ने अपनी तफ्तीश में बताया कि यह खत फर्जी है, क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल नाम से कोई सरकारी इदारा हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं है। जब खत पर मौजूदा वेबसाइट और मोबाइल नंबर पर राब्ता कायम किया गया तो मालूम हुआ कि वेबसाइट मुकम्मल नहीं है और इदारा सरकारी इदारा भी नहीं है। मौजूदा हुकूमत अपनी हर नाकामी का ठेकरा आजकल पंडित नेहरू के सर फोड़ रही है। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह फेक न्यूज़ बीजेपी और उसकी IT सेल फैला रही है। इसका काम यही है, पूरे 5 साल में फेक न्यूज़ के जरिए से ये यही काम करती रही। अब एक नया पैटर्न बना हुआ है चौकीदार का। राहुल गांधी ने राफेल डील के मामले को लेकर के कह दिया कि चौकीदार ही चोर है, तो पता चल गया कि चौकीदार किसको कहा जा रहा है। तो चूंकि बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 5 सालों में सिर्फ नाम ही बदलती रही है,
आप यूपी में जाइए तो वहां पे आपको देखेंगे कि फैजाबाद को प्रयागराज किया गया, न जाने क्या क्या नाम बदलते रहे। नाम बदलने में बीजेपी हुकूमत पहली सफ पर शामिल है। तो अब चौकीदार को भी वो अपने लिए इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नाम के सामने ट्विटर में चौकीदार लगा दिया गया, जैसा कि वो आमतौर पे हिंदुस्तानी आवाम को एहसास, उनके एहसासात के साथ खेलते, उनके जज्बात के साथ खेलते वोट बटोरने की कोशिश हमेशा करते रहे। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता इलेक्शन में चाय पे चर्चा के नाम पे चाय की दुकानें लगा दी गई और फिर बीच में बयान आया कि हमारा क्या है, हम झोली लेकर के चले जाएंगे, हम गरीब हैं, हम फकीर हैं के नाम पे हिंदुस्तानी आवाम के साथ जज्बात के साथ खेला जाता रहा। इसी तरह का एक पैटर्न अब आजकल खेला गया चौकीदार। जब चौकीदार अपने लफ्ज के सामने लगाया गया और फिर लोगों से कहा गया कि चौकीदार लगाइए, तो फिर जो दुर्गत बनी है बीजेपी के वो पूछने के लायक है। जाहिर सी बात है कि चौकीदार बनने के लिए कोई डॉक्टरेट की डिग्री तो नहीं लेगा, पीएचडी नहीं करेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनेगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके माँ बाप एक आदमी को, अपने बच्चे को ये कहते हैं कि भाई आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, हार्डवेयर इंजीनियर बन जाओ। इस दौरान जो है कोई अगर मुल्क का वजीर आजम कहे कि चौकीदार बन जाए तो वो कैसे मुमकिन है कि आप चौकीदार बने इतनी लंबी लंबी डिग्रियां लेकर। लिहाजा सोशल मीडिया पर चौकीदार के इस लफ्ज के बाद बहुत ज्यादा दुर्गत बनी है। इसलिए शायद रवीश कुमार का ब्लॉग आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो रोजगारी इस वक्त हिंदुस्तान में उसको लेकर के उन्होंने अपना एक ब्लॉग लिखा है। वो कहते हैं वजीर आजम मोदी की सियासत ने नौजवानों को एक रोजगार दिया, दिन भर मोदी मोदी करो, जो मोदी मोदी ना करे उसको गाली दो। नौजवानों ने ये काम पूरी ईमानदारी से किया, मोदी के लिए दूसरों को गाली दी तो मोदी को खूब प्यार भी किया। उसकी शिकायत वज़ीर आज़म नहीं कर सकते कि नौजवानों ने उनको कम प्यार किया है। अब जब अपनी नौकरी को लेकर नौजवान मारे मारे फिर रहे तो मोदी नजर नहीं आ रहे हैं, उल्टा रोजगार के सवाल पर मुतनाज़ा आदाद शुमार से उन्हीं को झुटला रहे हैं। चैनलों पर जॉब के मौजू पर बहस तो है, मगर जॉब सिस्टम के सताए हुए नौजवानों के चेहरे नहीं हैं। लाखों नौजवानों को एक नंबर में बदल दिया गया है। 30% मानते हैं कि जॉब एक मसला है। एक सेकंड के बाद इसी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का नंबर आ जाता है। 30% की जगह 62% आ जाता है। 62% के सामने 30% की औकात जीरो हो जाती है। बहस शिफ्ट हो जाती है, मोदी का कोई बदल नहीं है। एसएससी CGL 2017 के इम्तिहान देने वालों के पैगाम आए जा रहे हैं। हर पैगाम में खौफनाक अकेलापन और नाउम्मीदी दिख रही है। 7 महीने से उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। इस इम्तिहान में धांधली का इल्ज़ाम लगा था, मगर सज़ा भुगत रहे हैं वो तालिब इल्म भी जिन्होंने ईमानदारी से इम्तिहान दिया है। वो सजा नहीं भुगत रहे हैं बल्कि नौकरी पाने के सवाल गंवा रहे हैं। ये एक उम्र कैद से कम नहीं है। 2017 का इम्तिहान है और मार्च 2019 तक रिजल्ट का कोई इम्कान नहीं दिख रहा है। 2 साल में एक इम्तिहान पूरा नहीं हो सका। 30 लाख इम्तिहान दहिंदगान ने 8,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इम्तिहान दिए। 98,000 चौथे मरहले के इम्तिहान का इंतजार कर रहे हैं। 3 मरहलों में पास करने के बाद इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसको पास करने के बाद वो 8,000 ओहदों के लिए चुने जाएंगे। उनके लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। मुमकिन है ज्यादातर बीजेपी हामी ही होंगे। बीजेपी भी उनकी आवाज नहीं बन रही है। उसके रहनुमाओं को उनके लिए सड़क पर उतरना था। लगता है कि नौकरी के मुद्दे पर किसी को इन नौजवानों की हिमायत नहीं चाहिए। सबको यकीन है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट फैक्ट्री से निकले ये नौजवान बीजेपी की ताउम और गुलाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के काम करना चाहिए। नौकरी के इम्तिहानों से मुतालिक तमाम मुकदमों की समाअत का फास्ट ट्रैक कोर्ट में करानी चाहिए। रियासतों में हुकूमतें हाई कोर्ट के सिंगल और डबल बेंच के हुक्म के बाद भी बहाली एग्जाम पर कार्रवाई नहीं करती है, तकरीर का खत नहीं देता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लटकता है। इसको ऐसे मामलों को अर्जेंट मुकदमे की तरह सुनना चाहिए। इम्तिहान कैंसिल हो गया तो नौजवानों के पास दोबारा चांस नहीं रहता। इसलिए कोर्ट को हसास होना चाहिए कि फैसला जल्दी हो ताकि नौजवानों के मौके पर असर न पड़े। फैसला आने में होने वाली देरी मौके की बराबरी के जज्बे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट हमारे आईन और मौके का मुहाफिज है। नाज़रीन, ये रवीश कुमार ने बेरोजगार नौजवानों के हालात और उनके जो है उन पर जो आने वाले मसाइल उस चीज़ को लेकर के बहुत लंबा ब्लॉग लिखा है। उसका कुछ इख्तिबास मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। जाहिर सी बात है नाज़रीन, आज का मेरा मौजू यही है कि 2019 पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इस वक्त बीजेपी के पास कोई मौजू नहीं रह गया है। उसके पास अगर मौजू रहा है तो वो सिर्फ चौकीदारी करने की है, फेक न्यूज़ बनाने की है और नाम बदलवाने की है। जाहिर सी बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अपने नाम के सामने चौकीदार रख कर के उस आदमी की बेइज्जती कर रहा है जो साल डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बावजूद उसको जॉब नहीं मिल रहा है।
वो उस नौजवानों की बेइज्जती हो रही है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, अपनी सारी डिग्रियां लगाकर, माँ बाप उनके पीछे कर्जा लेकर, लोन लेकर के पैसा लगाते हैं, और बिलाखिर उनके हाथ में क्या थमता है कि इस हुकूमत का हुक्मरान, हमारे मुल्क का हुक्मरान कहता है कि अपने नाम के सामने चौकीदार लगा लो, आप कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, ये हिंदुस्तानी बेरोजगार नौजवानों के साथ, आला तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ एक मजाक है जो इस वक्त बनाया जा रहा है, जिसके लिए लाजमी है कि मैं भी आवाज़ उठाऊं, आप भी आवाज़ उठाएं। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात हमारे सामने हैं। हमारा नौजवान तबका पूरा का पूरा, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मोदी भक्तों का अलग एक अपना जो है किला है, उनका अपना एक इलाका है, जिनको सिर्फ गाली देना और जब कोई हक की बात करता है तो उसको देशद्रोही कहना, गद्दार कहने के अलावा उनको दूसरा सर्टिफिकेट देना आता नहीं है। लिहाजा एक तालीम याफ्ता एजुकेटेड हिंदुस्तानी पूरी की पूरी अक़वाम के लिए, पूरे के पूरे समाज तबक़ात के नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो 2019 के इंतखाबात में चौकीदारी के असल मतलब को लोगों को समझाया जाए कि चौकीदार कौन होता है, और मुल्क का चौकीदार जब चौकीदारी करने पर आता है तो वो किस किस्म से चौकीदारी कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम का यही पैगाम है, क्योंकि हम दानिश्वर तबके और हम उलमा कोई भी हो, हमारा लाजमी ये बनता है कि 2019 की पार्लिमानी इंतखाबात की अहमियत को लोगों के सामने पेश किया जाए, उन मसाइल को बयान किया जाए जो मसाइल इस वक्त हमारे सामने हैं। इस वक्त मीडिया 99% बिक चुका है, और वो सिर्फ लोगों के मसाइल बनाने के बजाय मोदी मोदी नाम जपने का ही उसका काम रह गया है। लेकिन ऐसे हालात में सोशल मीडिया के जरिए से लोगों में अवेयरनेस लाना मेरा और आपका काम है, बल्कि हर हिंदुस्तानी शहरी और बाशिंदे का काम है कि वो लोगों को समझाया जाए कि असल दुनिया के मसाइल क्या हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुझे मेरे सामने एक सोशल मीडिया के ज़रिए से एक इक़्तिबास आया था। मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, आज के प्राइम टाइम का आप लोग यही मेरा पैगाम समझें कि ये जो जिसने भी भेजा है पर्सनल मेरे नंबर पर आया, और उसको पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि उस पैगाम को मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। इंसानियत की मसीहाई 151 सफ़े का हवाला देते हुए मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अलीमिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात कही गई है कि हालात इंतहाई संगीन और गैर मामूली तौर पर ख़तरात से पुर हैं, लेकिन देखना यह है कि इस सूरत हाल के सिलसिले में दानिश्वर और मजहबी तबके का मौक़िफ़ क्या है। अगर दानिश्वर तबके ने मायूस होकर हालात से सिलह कर ली है तो फिर ख़तरा ही ख़तरा है। दोबारा पढ़ता हूँ, अगर दानिश्वर तबके ने मायूस होकर हालात से सुलह कर ली है तो फिर ख़तरा ही ख़तरा है। और अगर आखिर में मजहबी तबका भी खामोश हो गया, और अगर आखिर में मजहबी तबका भी खामोश हो गया है तो वो अपना फरीज़ा नहीं पहचान रहा है और हक़ नहीं अदा कर रहा है, खा वो कितनी ही ज़ाती इबादतों में मशगूल हो और इल्म व तफसीर और तहक़ीक़ का दरिया बहा रहा हो। लेकिन अगर उसके गिर्द जो फसाद का चश्मा बह रहा है और जो मसमूम हवाएं और आंधियां चल रही हैं, अगर उसके खिलाफ उसकी पेशानी पर कोई शिकन नमोदार नहीं होती और उसके दिल पर चोट भी नहीं लगती, तो समझिए कि ना इस मुल्क की खैर है और ना इस माशरे और तमद्दुन की खैर है। जी हाँ नाज़रीन, इस पैगाम को समझें और गहराई से समझें। मुझे इजाज़त दें, कल इंशाअल्लाह फिर किसी और उन्वान के साथ आपके सामने हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।